बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी ख़बर है और अच्छी ख़बर है, और यहाँ रास्ते से ही मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं मौसम के, तो फ़्लाइट तो मिलेगी नहीं, जो थी वो कैंसिल हो गई हैं। वो बड़ा लंबा सफ़र करके जाना पड़ेगा। हो सकता है आपसे 2-3 मरतबा जब बात हो तो रास्ते में ही हो। अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, वो तो है। और इस वक्त जो बम्बारमेंट हो रही थी गज़ा पे, यहाँ जंगबंदी हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसराइल को ये क्यों करना पड़ा? इसराइल जो कुछ अचीव करना चाहता था, क्या उसने कर लिया है? और हालात इस मरतबा कितने मुख्तलिफ हुए हैं, इसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। टोटल नुकसान पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो फ़लस्तीनियों का हुआ। 232 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जो आखिरी रिपोर्टें आई उनके मुताबिक, और ये गज़ा में हुए हैं। 65 बच्चे जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं इसमें, और 12 इसराइली मारे गए हैं। हमास ने इस मरतबा बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि जब 2014 में लड़ाई हुई थी तो 50 दिनों में हमास ने लगभग 4000 रॉकेट मारे थे। इस मरतबा 10 दिन की लड़ाई हुई है, 10 तारीख को शुरू हुई है और अब ख़त्म हो गई है, तो 10 से 11 दिन की लड़ाई है। और इसमें हमास ने 4000 से ज़ायद रॉकेट पिछली मरतबा से ज़्यादा फायर किए हैं। यानी पिछली मरतबा जो 50 दिनों में उनकी फायरिंग थी, इस मरतबा उससे ज़्यादा फायरिंग उन्होंने 10-11 दिनों के अंदर की है। जो नकल मकानी कर गए थे लोग, जिनको अब वापस आना होगा, अपने घरों को दोबारा आबाद करना पड़ेगा, वो लगभग 72,000 के करीब हैं जो फ़लस्तीन के गज़ा के रहने वाले लोग नकल मकानी कर गए थे। इसके अलावा सैकड़ों फ़लस्तीनी बाकी इसराइली इलाकों में और वेस्ट बैंक में और यरूशलेम में गिरफ़्तार हुए हैं, और वहाँ पे भी झड़पें चलती रही हैं। साथ साथ वहाँ पे शहादतें जो हुई उनकी तादाद अलग है, और वो इसके अंदर मैंने शामिल अभी नहीं की। जुमे को यानी आज के दिन दोपहर के बाद इसका बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इसमें जो क्लेम आया है इसराइल की जानिब से, वो ये है कि अमेरिका ने रोल प्ले किया है, और अमेरिका भी ये कह रहा है कि हमने रोल प्ले किया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो हमास का स्टेटमेंट इससे मुख्तलिफ है। हमास ने इसको अपनी फ़तह करार दिया है, और ये कहा है कि मिस्र का अहम किरदार था। कतर से हमारी बात हुई है, और उसके अलावा रशिया ने हमसे रब्ता किया है, जिनके साथ बातचीत करने के बाद ये जंगबंदी हुई है दो तरफ़ा, हमास की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी। अब इस वक्त की जो सिचुएशन रिपोर्ट हुई है, जो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा बेहतर सोर्स समझता हूँ, क्योंकि वो मुसलमानों की लाइन लेता है, और उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है इसराइल का जो CNN या BBC वगैरह के ऊपर है। लेकिन ये कुछ जो जंगबंदी की खबरें हैं वो पहले CNN पे आई थी, तो मैंने इससे पहले वाले जो लिंक हैं, जो चीज़ें आपको बताई, वो CNN से बताई हैं। इस वक्त गज़ा में लोग जश्न मना रहे हैं और मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं, और लोग शुक्राने के नवाफिल अदा करने के लिए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। ये जंग जो हमेशा 40-50 दिन की होती थी, इस मरतबा इसराइल उसको इतना लंबा क्यों नहीं कर पाया? ये इसकी कुछ वजूहात हैं। उन वजूहात पे बहुत सारे तज्ज़िये छपे हैं। मैं अभी बहुत सारी ख़बरों से वाक़फ़ियत हासिल कर रहा था, कुछ चीज़ों को पढ़ रहा था, कुछ तज्ज़िये पढ़ रहा था, तो मैंने उन चीज़ों को निकाला है जिनकी रोशनी में आपको बताया जा सकता है कि इस मरतबा इसराइल क्या अपने वो मकासद हासिल कर सका है जो वो हमेशा से करता है। तो गज़ा में लोग शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं, मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं, वो लोग खुश हैं। और तिल अल बैब में बेचैनी रिपोर्ट हुई है अल जज़ीरा के मुताबिक, और वहाँ कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसराइल के जो यहूदी हैं, हार्डलाइनर्स हैं, उनका ये कहना है कि इस मरतबा ऐसा नहीं लगता कि इसराइल जो चाहता था वो सारा कुछ उसने अचीव कर लिया है, वो उसको हासिल हो गया है। हमास ने इसको अपनी फ़तह करार दिया है, और ये फ़तह है। मैं आपको भी बता दूंगा कि कैसे ये फ़तह है। नेतन्याहू को एक शिकस्त हुई है, क्योंकि पॉलिटिकली वो इससे जो गेन करना चाहता था, ऐसा नहीं लगता कि उसकी मकबूलियत में इस मरतबा इजाफा हुआ है। इसराइल के मकासद जो हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ये सबसे अहम सवाल है। पिछली मरतबा ये लड़ाई 50 दिन तक लड़ी गई थी, और इस मरतबा ये लड़ाई 10 दिनों के बाद जो है वो ख़त्म हो गई है। नेतन्याहू और इसराइलियों को मायूसी हुई है, और पॉलिटिकली उसकी मकबूलियत जो है वो इफ़ेक्ट होगी। 4000 रॉकेट 50 दिन में पहले फायर हुए थे, और उससे ज़्यादा अब 10 से 11 दिन में फायर हुए हैं। इसराइल का माली नुकसान इस मरतबा जिस तेज़ी से हुआ है, पहले इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था। अब कुछ वजूहात हैं जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 8 बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह जंगबंदी हुई है, और फ़लस्तीनी मुसलमानों को सुख का सांस लेने का मौका भी मिला,
और हमास इसको अपनी फतह करार दे रहा है, जबकि इसराइल ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया कि उसने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं। क्योंकि अभी कल ही मैंने आपको बताया पिछले वीलॉग में कि नेतन्याहू ने ये कहा था जो बाइडन को कि जब तक अपने टारगेट अचीव नहीं करेंगे तब तक हम जंगबंदी नहीं करेंगे। लेकिन ये जंगबंदी उन्हें क्यों करनी पड़ी, बम्बारमेंट क्यों रोकनी पड़ी, इसकी 8 मेन वजूहात बयान की गई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, हमास की मुज़ामत इस मरतबा मुख्तलिफ थी। हमास जैसे हमेशा मुज़ामत करता रहा है, वो कमज़ोर मुज़ामत होती थी, लेकिन इस मरतबा उनकी मुज़ामत मुख्तलिफ थी, ज़्यादा कारगर थी। उनके रॉकेट्स गिरे भी हैं, उन्होंने नुकसान भी पहुँचाया है। ख़ास तौर पे जो इसराइली पोर्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने बाकायदा वॉर रिस्क की एक प्रीमियम जो है वो भी नाफिज कर दिया था, तो उनको नुकसान हो रहा था इसराइल को, और हमास की मुज़ामत उसका एक बड़ा सबब थी। मैं सबसे पहले उनकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं, बेशक उनके हथियार उतने मौसर नहीं हैं और ये मुज़ामत बहुत कम है इसराइल के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि वो लड़े हैं, उन्होंने जहाद किया है, फ्रंट लाइन पे वो थे, तो सबसे पहले तस्करा उनका होना चाहिए कि इस मरतबा उनकी कारकर्दगी पहले से बेहतर थी और वो ज़्यादा बेहतर लड़े हैं। नंबर 2 जो रीज़न बयान किया गया वो ये है कि मुसलमान मुल्कों का रद्द अमल इस मरतबा खासा सख्त और मुख्तलिफ था। 2014 में मुसलमान मुल्कों में एक दौड़ लगी हुई थी, अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात बना रहा है, कोई चीन की तरफ भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। कोरोना वायरस ने एक दुनिया को स्टेबल किया है एक लिहाज से, वो दौड़ के अंदर सारे नहीं भाग रहे। इस मरतबा लोगों ने, मुसलमानों ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ील किया इस सारे मामले को अपने अंदर, क्योंकि हालात भी मुख्तलिफ थे। तो मुसलमान इकट्ठे हुए, OIC के अंदर भी बैठे और मुसलमान मुल्कों के अंदर राब्ते ज़्यादा बड़े हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। और अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी देख लें तो पिछली मरतबा कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था रोल, इस मरतबा भाग दौड़ लगी रही है। कभी शाह महमूद कुरैशी इधर हैं, इमरान खान उधर हैं, वो बातचीत करते रहे हैं, फिर मुसलमान मुल्कों को इंगेज किया गया, फिर OIC फटाफट हुआ, फिर UN के साथ बात की गई, बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रिएक्शन आया है। ऐसा नहीं है पिछली मरतबा 50 दिन तक वो लड़े थे तो रिएक्शन इतने ज़्यादा नहीं थे पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुल्कों की जानिब से। इस मरतबा बड़ा सख्त रिएक्शन था मुसलमान मुल्कों का, और अरबों ने भी कुछ थोड़ा बहुत आसरा इस मरतबा किया है जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप होता तो शायद अरब इस तरह भी ना कर पाते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद इसराइल की वो पोजीशन वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अब जो बाइडन है वहाँ पे और पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तीसरी एक और चीज़ ये हुई है कि आलमी बरादरी इसराइल को उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाई जैसे माजी में करती रही है, और इसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। नंबर 1 ये है कि मीडिया कवरेज जिस तरह वो मैनेज कर लेते थे इसराइल वाले या चीज़ों को कंट्रोल कर लेते थे, इस मरतबा कर नहीं पाए। सोशल मीडिया ने और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, और सोशल मीडिया की वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया को रिपोर्ट करना पड़ा। उसका रीज़न है, अगर वो नहीं रिपोर्ट करेंगे तो सोशल मीडिया का प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा, और जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आवाज़ उठती है कि ये सच बताते नहीं हैं और सारा कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है। दूसरी एक अहम वजह ये थी कि यूरोप और अमेरिका के अंदर एहतजाज बहुत बड़े बड़े हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही हो, एहतजाज होते थे, लेकिन इतने बड़े एहतजाज नहीं होते थे। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अंदर, इवन फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में और नॉर्वे में, दुनिया बेशुमार मुल्कों में, बरतानिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, अमेरिका में जगह जगह एहतजाज हुए, मुसलमान मुल्कों में एहतजाज शुरू हो गए। तो ये पहली मरतबा हो रहा था कि इन मुल्कों के अंदर से इनकी अपनी आवाम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी फ़लस्तीनियों के हुकूक को लेकर। तो ये एक आलमी दबाव था। यानी मैं स्टेटमेंट आपको बताऊँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का, उन्होंने कहा अगर इस वक्त इस ज़मीन पर कोई जहन्नुम है तो वो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए है। तो ये स्टेटमेंट का वज़न देखें ना कि अक़वाम आलम किस तरह सोच रही हैं, उनकी पल्स किस तरफ थी। तो उन मुल्कों के ऊपर बड़ा दबाव था, तो आलमी बरादरी इसराइल को पहली जैसी सपोर्ट नहीं दे पाई। इसका एक नुक्ता और भी है कि अमेरिका पहले जैसा मौसर नहीं है। मुझे जोसेफ बोरियल का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं उसके, यूरोपीय यूनियन के। उन्होंने कहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका इस दुनिया को लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना भी एक जाइंट की तरह सामने आकर खड़ा हो गया है, और हमें इन दोनों के ताल्लुकात या इन दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, इस पे काम शुरू करना होगा। तो अमेरिका पहले जैसा मौसर नहीं रहा कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी जो अमेरिका ने कहा सारे वही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अमेरिका वैसा मौसर नहीं है। वो इसराइल का एक हद तक साथ दे सकता था, सारी दुनिया के साथ अमेरिका लड़ नहीं सकता, और अमेरिका के ऊपर बहुत खौफनाक अटैक हुए हैं। मैं बताता हूँ अगले नुक्ते में कि अमेरिका के ऊपर कौन कौन अटैक कर रहा था इस बीच में। और 5वां नुक्ता जो है कि इसराइल के अंदर इस्तफा खाना जंगी का दबाव था।
जो मुसलमान पहले निकलते नहीं थे, शोर नहीं मचाते थे, रोला नहीं डलता था इसराइल के अंदर, वो अब हो रहा था। जो फ़लस्तीनी इसराइल के अंदर रहते हैं वो गिरफ्तारी को तरजीह दे रहे थे घर में बैठने के बजाय, और वहाँ पे दर्जनों शहादतें हुई हैं, सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं, और यहूदियों और मुसलमानों का आमने सामने इनकाउंटर हुआ कई जगह पे, वो आपस में लड़े हैं। मैं ये पुलिस की बात नहीं कर रहा, यहूदी वहाँ के रहने वाले मकामी और मुसलमान, इनकी जत्थों की शक्ल में लड़ाइयाँ हुई हैं। ये सूरत हाल भी इसराइल के लिए एक दबाव डालने वाली चीज़ थी कि ये कहाँ से उठ गए हैं दोबारा, और ये मुज़ामत बढ़ती जा रही है। छठा जो नुक्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि अमेरिका पे दबाव, चीन ने इसको एक मौके के तौर पे लिया, क्योंकि चीन पे अमेरिका दबाव डालता है कि मुसलमानों को वो मार रहा है, संकियान में उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के साथ जिस दिन चीन की बात हुई डिटेल में, उसके बाद चाइना ने ये लाइन ले ली थी कि अमेरिका इसराइल के मामले पर क्यों खामोश है, और वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा लंबरदार अपने आप को कहलाने वाला अमेरिका बिल्कुल खामोश है। याओ लिजान ने, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वजारत ख़ारजा के, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया ना अभी, और उन्होंने ये सवाल भी उठाया अमेरिका के ख़िलाफ़। तो चाइना ने एक बड़े फरीक के तौर पे अपने आप को इसमें शामिल किया, और रशिया ने भी। और रूसी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया था वो ये था कल वाला, कि उन्होंने इसराइली सफ़ीर को बुलाया और बुलाकर ये कहा, वार्न किया कि अब अगर एक भी सिविलियन मारा गया वहाँ पे फ़लस्तीन में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट था। तो रशिया ने, क्योंकि हमास के साथ वो बराह रास्त बात कर रहे थे, मिस्र, रशिया, यूनाइटेड नेशन के दीगर लोग और कतर, तो इसलिए रशिया का बड़ा अहम रोल है इस सारे मामले के अंदर। और रूस ने ये तंबीह की थी। तो रूस और चाइना का एक नया फैक्टर है जिसने इस मरतबा इसराइल को मजबूर किया कि वो अपने टारगेट मुकम्मल तौर पे अचीव किए बगैर इस जंग को ख़त्म करे। सातवां जो नुक्ता है कि हर गुजरते दिन के साथ जो मुसलमानों का निफाक है वो कम हो रहा था। यानी अगर आप देखें पिछली मरतबा तो मुसलमान बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे और वो ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को। शायद कोविड इसकी एक वजह है। कोरोना वायरस ने जो तरक्की की रफ्तार है और जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है उसको कुछ कम किया है। लोग ज़रा हसास हो गए हैं और लोगों को ज़रा एक झटका लगा है, पूरी दुनिया को लगा है। तो इसीलिए यूरोपीय यूनियन भी किसी और तरह, उनके मुल्क के लोग भी किसी और तरह देख रहे थे। तो मुसलमानों के अंदर दूरियां कम हो रही थी इस लड़ाई की वजह से जो इसराइल कर रहा था फ़लस्तीनियों के साथ। तो फ़लस्तीन को ये सूट नहीं करता कि मशरिक़ वस्ता के और दीगर आसपास के जो ममालिक हैं वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाए, तो ये इसराइल के लिए प्रॉब्लम बनेगी। ये भी एक दबाव था। और यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल पहले जैसा नहीं था। उनके स्टेटमेंट्स अगर आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के अगर आप देखें और यूरोपीय यूनियन के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनके आप स्टेटमेंट्स देखें, इवन फ्रांस ने, जर्मनी ने, बाकी मुल्कों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। तो उनका मुख्तलिफ रद्द अमल भी एक दबाव की तरह काम कर रहा था और यूरोपीय यूनियन इसलिए मुख्तलिफ सोच रहा था कि उनके अपने मुल्क के अंदर से दबाव आ रहा था। तो ये जंगबंदी हो गई है और ये हमारी पहली फ़तह है। आप इसको एक फ़तह समझिए। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि अखबारात, बैनुल-अक़वामी मीडिया, इवन CNN और अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गज़ा में जश्न है और तिल अल-बैब में कन्फ्यूजन है। तिल अल-बैब ये सोच रहा है कि टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए, ये जंगबंदी एकदम, और गज़ा जो है वो ये सोच रहा है कि ये जंग जो बड़ी लंबी हो सकती थी वो जंग फ़िलहाल रुक गई है। तो ये हमारी पहली फ़तह है, लेकिन ये कुछ काम आ सकती है उस सूरत में कि अगर हम इस फ़तह से आने वाले दिनों में कोई मुस्तकिल फ़ायदा उठा लें और फ़लस्तीन के मसले का हल कर लें, वरना ये फ़तह आर्जी होगी। अब दुनिया काफ़ी हद तक बदल चुकी है, लगातार बदल रही है। यहाँ अब सच छुपाना या उससे भागना पहले की तरह आसान नहीं है। तो सिचुएशन आपके सामने है। अब आपको बताएंगे कि फ्यूचर में होना क्या चाहिए और इसराइल के मसले का, फ़लस्तीन के मसले का मुस्तकिल हल क्या है। इस पर एक वीलॉग करेंगे डिटेल के साथ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।